हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब है अपठित, जो पहले कभी भी नहीं पढ़ा गया है। मतलब जो ऐसा गद्यांश जो पहले कभी भी नहीं पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश या पद्यांश पाठ्य पुस्तक से नहीं लिए जाते हैं। ऐसे गद्यांश और पद्यांश वे होते हैं जिनको छात्र ने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। देखिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम अब पास में है। अगर 6 से 8 तक की बात करें तो 5 मार्क्स तक के आपके अपठित गद्यांश आते हैं। 9th 10th की बात करें तो ब भाग के अंदर आपके कम से कम 10 मार्क्स तक के 2 अपठित गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश को हल करने का तरीका क्या है, कैसे आप हल कर सकते हैं। एक अपठित गद्यांश पद्यांश मैंने यहाँ पर इस पीपीटी में लिया है और आप अपनी परीक्षा को जो तैयारी है वो सुनिश्चित कर सकते हैं और 5 नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको याद करना मगअप करना कुछ भी नहीं है। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा रीड कर सकते हैं और कम से कम समय में पद्यांश को आप रीड करें। रीड करने के बाद में जो केंद्र भाव है, जो पूछा गया है गद्यांश के अंदर, महत्वपूर्ण बातों को आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और उसके जो मूल भाव है उसको ग्रहण करेंगे। और इसकी जो भाषा संबंधी या व्याकरण संबंधी आपको कोई ऐसे फैक्ट्स दिख रहे हैं या मुहावरा दिखा है, उसे भी आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि एक प्रश्न जो है वो हमेशा गद्यांश या पद्यांश में से शीर्षक संबंधी पूछा जाता है। शीर्षक क्या होता है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो वहाँ पर आपको उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और केंद्र भाव में क्या एक ही बात के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको शीर्षक को ढूंढना है। शीर्षक का मतलब हो गया टाइटल कह दो, चाहे आप कह सकते हो टॉपिक का क्या नाम रखें, हम टॉपिक नेम कह दो। तो आपसे हिंदी में पूछेगा कि गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए, तो शीर्षक का मतलब है टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए जो आपने पढ़ा है। तो एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत मस्ट है इसमें। अगर आप रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी है तो ये 5 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता। तो इन 5 नंबर की तैयारी आज के इस वीडियो में हम करते हैं। छोटी सी वीडियो है, बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको चाहे 6 से लेकर 10 तक का कोई भी बच्चा है, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो आसानी से अपठित गद्यांश के 5 नंबर अपने पक्के कर सकता है। चलिए चलते हैं। हाँ जी, अपठित गद्यांश या पद्यांश पहले कभी भी नहीं पढ़ा होता है और ये हमारे पाठ्य पुस्तक से नहीं लिए गए होते हैं। और ये जो गद्यांश या पद्यांश होते हैं इनको छात्र ने पहले कभी भी पढ़ा नहीं होता है। इस प्रकार के गद्यांश पद्यांश देकर छात्रों से उनसे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो गद्यांश या पद्यांश आपको दिया गया है, उसको आपको, गद्य का मतलब होता है पैराग्राफ के अंदर, है ना, लेख आदि के रूप में, और पद्य का मतलब होता है कविता आदि के रूप में, दोहे आदि के रूप में, पोम के रूप में आपको कंटेंट मिलेगा। और इसके बाद अनुच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों को अपने शब्दों में लिखना चाहिए। भाषा स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। देखिए, मैक्सिमम तो जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन नहीं हैं और वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं 1 लाइन उत्तर या अति लघुतरात्मक उत्तर, तो आपको उसी पैराग्राफ में से पढ़कर ही उत्तर देना चाहिए। लेखक के विचार को ध्यान में रखकर ही सर्वाधिक उचित विकल्प का चुनाव करना चाहिए, और या फिर आपको उसके अनुसार लघु उत्तरीय प्रश्न देने हैं तो उसको आपको जो शब्द सीमा दी गई है उसी शब्द सीमा के अंदर, जैसे अगर आपको कहा है कि 1 लाइन में उत्तर दो, 10 शब्दों में उत्तर दो, तो उतना ही आपको लिखना है और वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गद्यांश से। आपको उससे संबंधित और कोई भाव आ रहा है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो गद्यांश के आधारित प्रश्नों को सही विकल्प एक बार देखकर अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से किस तरीके से आपको हल करना है, शीर्षक कैसे ढूंढना है, 2-3 बार पैराग्राफ को पढ़कर जो मूल बात केंद्र में कही गई है तो आपको वो देखना है। और अपठित गद्यांश रिलेवेंट कुछ भी हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकता है, धर्म से संबंधित हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक अपठित गद्यांश लिया है। इस अपठित गद्यांश को बच्चों आप ध्यान से पढ़ेंगी, मेरे साथ साथ पढ़ेंगी और फिर देखना आप आगे के जो प्रश्न हैं फिर आप सोचोगे कि ये तो सरल है, ये सरल नहीं है। ऐसे ही 6 से लेकर 10 तक के प्रायः अनुच्छेद हुआ करते हैं, गद्यांश हुआ करते हैं। संसार में शांति, व्यवस्था, सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया। धर्म के मार्ग पर, धर्म का मतलब उस समय था मानवता, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, एकता, मिलजुल कर रहना। और हमारे जो बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, हमारे संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए ही बुद्ध ने, ईसा मसीह ने, मोहम्मद चैतन्य ने, नानक ने, इन सभी महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का मार्ग निर्देश किया था। किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। मतलब ईसा मसीह ने तो जन कल्याण के लिए एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। बुद्ध के अनुयायी अलग हो गए, जैनिज़ अलग हो गए, मोहम्मद चैतन्य वाले अलग हो गए और नानक आदि अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अपने आप को अलग मानते हैं। तो ये जो अलग अलग धर्म के नाम पर मानवता को बांटने की जो नसीहत है वो हमारे इन मनीषियों ने कभी नहीं दी। ये लोगों ने अपने हाथ में ही ले लिया, धर्म को अपने हाथ में ले लिया एक अस्त्र के रूप में कि हमारा धर्म ये नहीं कहता, हमारा धर्म वो नहीं कहता। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ, रक्तपात का मतलब खून खराबा, मर्डर, उतना किसी कारण से नहीं हुआ। होता भी है, आप देखते भी हो। पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही मनुष्य में विवेक का जन्म हुआ। मतलब मनुष्य अब समझने लगा था कि धर्म के नाम पर खून खराबा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। भौगोलिक सीमा का मतलब क्या हो गया? जियोग्राफिकल जो डिफरेंस है हमारे अंदर, जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, भारत चीन बॉर्डर शेयर करता है, अपने देश के अंदर ही स्टेट्स अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जैसे राजस्थान हरियाणा से करता है, पंजाब से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, गुजरात से करता है। तो जो बॉर्डर सीमाएं एक देश के अंदर ही स्टेट की सीमाएं बना दी हमने। तो जो भौगोलिक सीमा, धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधन, संचार का मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब के साधनों में वृद्धि के कारण देश की दूरियां अब कम हो गई है। देश की दूरियां किससे कम हो गई हैं? विज्ञान की प्रगति, संचार के साधन, इनसे देश की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता, इन सब में कमी आई है। किसके कारण? देश की दूरियां कम हो गई हैं। किसके कारण से? विज्ञान की प्रगति से। और विज्ञान की प्रगति से देश की दूरियां कम हुई हैं। देश की दूरियां कम होने से मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता, इन सब में भी थोड़ी कमी आई है। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। अगर हमें मानवीय मूल्यों को महत्व देना है और इसको बढ़ाना है तो हमें शिक्षा का व्यापक मतलब विस्तार रूप से, बहुत अधिक रूप से प्रसार करना होगा। तो इस प्रकार हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। अब हम यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इस पैराग्राफ में मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और कभी कभी लघुत्रात्मक रूप से वन लाइन आंसर भी पूछे जाते हैं।
मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अर्थ को कैसे समझने लगा? मनुष्य धर्म के कारण अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? संतों के अनुभव से, वर्ण भेद से, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से, या अपनी शुभ बुद्धि से? अपनी शुभ बुद्धि से ही तो वो अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा कि हम अगर इस तरीके से धर्म के नाम पर ही लड़ते रहेंगे, खून खराबा करते रहेंगे, तो एक दिन मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। राइट। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? देश में विभिन्नताएं बढ़ी। विभिन्नताएं मतलब कि डिस्क्रिमिनेशंस बढ़ा। देश में वैमनस्यता बढ़ी। वैमनस्यता का मतलब ईर्ष्या, एक देश दूसरे देश की ईर्ष्या करने लगा या फिर झगड़ा करने लगा। देशों की दूरियां कम हुई, या देशों में विदेशी व्यापार बढ़ा, तो देशों की दूरियां कम हुई, है ना। विज्ञान की प्रगति से देशों की दूरियां कम हुई, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था। ये देखिए, यहाँ पर विज्ञान की प्रगति से देशों की दूरियां कम हो गई। मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा, है ना। यहीं पर ही आपको पैराग्राफ के अंदर ही आपको आंसर मिलेंगे, वहीं ढूंढने हैं आपको। और भी एक बेस्ट तरीका ऐसा हो सकता है कि आप पहले सारे प्रश्नों को पढ़ लें और देखें कि मनुष्य अधर्म के कारण होने वाला ये लाइन कहाँ पर है। अगर आपके पास समय कम है तो आप वहाँ से भी फटाफट पहले प्रश्नों को पढ़कर, और फिर अगर आपका पेपर लेंथी है और आपके पास अब समय कम बचा है और आपको ये करना है, तो आप पहले प्रश्नों को भी रीड कर सकते हैं। मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अर्थ को कैसे समझने लगा? अपनी शुभ बुद्धि से देशों की दूरियां कम हुई है। तो इस प्रकार से हम इनके आंसर्स ढूंढते हैं। देश में आज कौन सी समस्या है? देश में आज कौन सी समस्या है? तो देश में आज नफरत की, वर्ण भेद की, सांप्रदायिकता की, अमीरी गरीबी की। तो देश में आज सांप्रदायिकता की समस्या है। सांप्रदायिकता का मतलब ही धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, खून खराबा करना, इसे सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिकता कहते हैं। धर्म के नाम पर रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके आधार पर लड़ाई झगड़ा होना, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। किस कारण से देश मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता, कटुता में कमी आई है? किस कारण से आई है? नफरत से, सांप्रदायिकता से, अमीरी गरीबी के कारण, या फिर वर्ण भेद के कारण? किस कारण से देश में मानव के बीच में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई है? सांप्रदायिकता से। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने के कारण ही एक दूसरे में मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, मानवीय मूल्यों में कमी आई है, कड़वापन आया है एक दूसरे में, है ना। तो मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है क्या है? एकमात्र साधन मानवीय मूल्यों को महत्व प्रतिपादित करने का, मानवीय मूल्यों की जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन शिक्षा का व्यापक प्रसार या धर्म का व्यापक प्रसार, प्रेम और सद्भावना का व्यापक प्रसार, या उपयुक्त सभी। देखिए, उपयुक्त सभी हो सकता था अगर प्रेम और सद्भावना तो ठीक है, शिक्षा का व्यापक प्रसार भी बिल्कुल सही है, लेकिन धर्म का व्यापक प्रसार नहीं। धर्म का व्यापक प्रसार नहीं होना चाहिए, शिक्षा का व्यापक प्रसार होना चाहिए। शिक्षा के व्यापक प्रसार से मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर हमने देखो एक ये किया, और किस कारण से मानव के बीच में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य आई है? वर्ण भेद के कारण। वर्ण भेद के कारण। वर्ण भेद क्या हो गया अभी? वर्ण का मतलब हो गया ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये हरिजन है, जाति है, पाति है। वर्ण भेद का मतलब है जातिवाद करना,
है ना, उसके कारण से क्या हुआ है, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता, इन सब में कटुता में कमी नहीं आई है। और देश आज किन समस्याओं, कौन सी समस्या है देश में? देश में आज वर्ण भेद की समस्या है। मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अर्थ को कैसे समझने लगा है? अपनी शुभ बुद्धि से। देश में वैमनस्यता बढ़ी है। सॉरी, देश में दूरियां कम हुई है। तो इस प्रकार से आप कोई भी गद्यांश या पद्यांश आए तो उसका अच्छे से अर्थ अनुवाद कर सकते हो, समझ सकते हो और अपनी तैयारी में 5 नंबर पक्के कर सकते हो। 5 नंबर पाने के लिए आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहें।